देखो क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है, तो हम लोग कल क्लोनिंग वेक्टर्स को आधा पढ़े थे, आज हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स को पार्ट 2 जो उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर्स का आज जो पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग देखे थे कि किस तरह से क्या होगा, ठीक है, किस तरह का ये इसका प्रोसीजर जो है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, ये किस तरह से एक आता है, किस तरह से किसी भी दूसरे एक वेक्टर में डाला जाता है उसको, फिर उस वेक्टर को कहां पे डाला जाता है, और अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग पढ़े थे इसको, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उसका क्या फीचर होना चाहिए, एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर का क्या क्या फीचर होना चाहिए, ठीक है, और उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। अच्छा, सबसे पहले देखो कल जो हम पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिवीजन बता रहे हैं तुम लोगों को। देखो अगर सपोज मेरा एक प्लाज्मिड है जो कि एक वेक्टर है, और इसमें हम क्या किए कि इसको यहाँ पे मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हम डाले, देखो क्लास के उनको समझ में आ रहा होगा, देखो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हम डाले, ठीक है। ये अगर सक्सेसफुल हो गया, यानी कि अगर सक्सेसफुल मेरा हो गया, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लग गया है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम कट किए इसको, बीच से कट किए और इसको यहाँ पे डालने से पहले ही वो जुड़ गया फिर से, है ना, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो सिंपली वो प्लाज्मिड रहेगा, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा, है ना, तो वो नॉर्मल रहेगा, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अब अगर ये सपोज इनमें से जो भी जाएगा, जो भी उसके अंदर जाएगा, होस्ट सेल के अंदर जाएगा, फिर 3 केसेस आएंगे ना, देखो 3 केसेस क्या क्या आएंगे, इसको मिटा दें, ठीक है, देखो 3 केसेस क्या क्या आएंगे, यहाँ पे नीचे बना दें इसको, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। इसका 3 केसेस क्या क्या आएंगे, देखो सपोज हम इसको सेल्स में डालते हैं, तो 3 केसेस क्या आ सकते हैं मेरे, या तो ये सेल के अंदर घुस जाएगा, है ना, सपोज ये सेल का मेरा ओरिजिनल न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, जो मेरा प्लाज्मिड जो है यहाँ पे घुस गया है, यानी कि यहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी प्रेजेंट है ना, ये एक केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ पे घुसा तो जरूर, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा वाला घुस गया जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब यहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, ठीक है, ये घुस गया लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। और तीसरा केस क्या हो सकता है, ये मेरा सेल है, यहाँ पे घुसा ही नहीं, मतलब ये इसके अंदर गया ही नहीं। अब देखो इन दोनों को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेट, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो मेरा प्लाज्मिड जो है वो उसके अंदर घुस गया, अगर वेक्टर मेरा अंदर उसके घुस जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच द ओरिजिनल जीन ऑफ इंटरेस्ट इज कैरिड टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म यूजिंग अ वेक्टर, ठीक है, किसी वेक्टर को यूज करके हम लोग अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करके ले जाएंगे उसके अंदर, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर चल गया तो क्या हो गया, हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब वेक्टर अगर चल गया किसी तरह से तो हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब इसका ये हमको पता नहीं है कि यहाँ पे जो मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसमें है या नहीं है, इसमें देखो यहाँ पे है, इसमें नहीं, ठीक है, लेकिन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ये तो प्लाज्मिड जो अंदर गया है, प्लाज्मिड कहाँ है, बाहर में है मेरा, अब इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हो या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट ना हो, तो कोई फायदा नहीं, तो अंदर ही नहीं गया, ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेट, ठीक है, समझ में आया। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये ट्रांसफॉर्मेट है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेट है, और ये इसमें से ये मेरा किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये भी मेरा किसी काम का नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों को पहचानेंगे कैसे, ये पहले तो इसको कैसे पहचानेंगे, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेट है, और इन दोनों को कैसे हटाएंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, ये मेरा इसको रखेंगे और बाकी को हटाएंगे, ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहले इसका टर्म्स याद रखना, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेट है, ये ट्रांसफॉर्मेट है, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, इसको कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है, बेटा इसको। तो ये सब जो है, ये सब आज हम लोग कवर करने वाले हैं।
सबसे पहला फीचर जो होता है एक वेक्टर का वो होता है उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये जितना सारा फीचर्स है इसी में सारा का सारा हम लोग जो अभी डिस्कस किए ट्रांसफॉर्मेट कैसे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे वो सब है। ठीक है, सबसे पहले देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, क्या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से हाँ और है क्या होता है जहां से स्टार्ट हो। ठीक है, हम लोग देखे थे क्या डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको डीएनए एक प्रोटीन अगर खींचता है और फिर उसमें डीएनए पॉलीमरेज आता है। डीएनए पॉलीमरेज एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को देखकर ही क्या करेगा उसको रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, है ना। तो बात यहाँ पे आता है कि अगर मेरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा वेक्टर में, मेरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा जो वेक्टर हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं हम प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं, प्लाज्मिड में मेरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। अगर वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो हम क्या कर सकते हैं उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको डाल सकते हैं, है ना। अब जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा उसके पास अगर हम डालते हैं तो जब उस वेक्टर का क्लोनिंग होगा, जब वो दूसरे होस्ट सेल में जाएगा और जब उस वेक्टर का क्लोनिंग होगा तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी क्लोन हो जाएगा, है कि नहीं। देखो सपोज ये मेरा प्लाज्मिड है, ठीक है, और यहाँ पे हम अपना क्या डाले हुए हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट डाले हुए हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो इसके आसपास कहीं पे भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है, कहीं पे भी होना चाहिए। जितना हमको जब पहले हम देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है कहाँ पे, उसी के हिसाब से हम अपना क्या लगाएंगे। उसके बाद उसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास में हम देखेंगे कि मेरा ई कोर 1 का रिकॉग्निशन साइट कहाँ पे है। यहाँ पे ई कोर 1 डालेंगे, वहां पे क्या होना चाहिए एक रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए ताकि वो ई कोर 1 वहां से कट करे। तो हम देखेंगे कि ओआरआई के आसपास कहाँ पे वो सीक्वेंस है, जहाँ पे वो सीक्वेंस होगा वो जाके ई कोर 1 वहां पे पास में जाके कट कर देगा, वहीं पे जाके जुड़ेगा मेरा ये। तो मुझे आता है ई कोर 1 जहां से कट करता है वहीं पे जाके मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ेगा, ठीक है। तो ई कोर 1 कहां पे कट करना चाहिए ओआरआई के पास, ठीक है। तो हम ओआरआई के पास एक ऐसा मेरे पास एक ऐसा भी ये होना चाहिए, क्या मेरे पास एक सीक्वेंस भी होना चाहिए जिसमें कि हम ई कोर 1 डालेंगे तो वो कट करेगा, ठीक है। तो ओआरआई देखो ओआरआई जितना ज्यादा होगा, जितना सारा ओआरआई होगा, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है वो साइट होता है जहां पे क्या होता है मेरा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और अगर ओआरआई के पास हम क्या करेंगे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी रेप्लिकेट कर जाएगा। इसको जब हम किसी होस्ट सेल में डालेंगे, जब इसको हम किसी होस्ट सेल में डालेंगे और ये प्लाज्मिड जो होता है सपोज ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और ये ओआरआई है, क्योंकि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा ओआरआई के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब पास ही है, उसके साथ इंटरलिंक्ड है। तो क्या होगा कि ये जब प्लाज्मिड जब यहाँ पे रेप्लिकेट करेगा इस होस्ट बॉडी में इसका जितना सारा न्यूट्रिएंट्स यूज करके ये जब रेप्लिकेट करेगा तो क्या होगा कि ये तो यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा ना, फिर ये खुद को अपने आप अपना पूरा एंटायर डीएनए को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, तुम लोग पढ़े थे कल, है कि नहीं। तो ये प्लाज्मिड जो खुद को रेप्लिकेट करने लगेगा तो ये इसको भी रेप्लिकेट कर देगा, है कि नहीं। जो नया प्लाज्मिड बनेगा उसमें एक पार्ट क्या होगा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी जितना पर भी रेप्लिकेट करने लगे तो यहाँ पे क्या होगा मेरा एक और जीन ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे होगा, ठीक है। अब ये जब फर्दर नीचे जाएगा मतलब उसके और नीचे जाएगा, मतलब इसका जब नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा तो ये जीन ट्रांसफर होगा, ठीक है। सपोज ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फिर अपना क्लोन बनाने लगेगा, ठीक है, इसका अपना रेप्लिकेशन करने लगेगा, ये अपना फिर बैक्टीरिया को पैदा करने लगेगा। तो नया जो बैक्टीरिया पैदा होगा, नया जो होस्ट ऑर्गेनिज्म पैदा होगा, वहां पे इसी तरह के प्लाज्मिड जो पैदा होंगे ये खुद को रेप्लिकेट करेगा, तो वहां पे भी मेरा क्या हो जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट दिखाई देगा। तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना जरूरी है किसमें, उस वेक्टर में, प्लाज्मिड वेक्टर में। ये प्लाज्मिड है मेरा, ये वेक्टर है मेरा, समझ में आ रहा है ना, ये प्लाज्मिड है मेरा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओआरआई होना चाहिए। अब देखो जितना ज्यादा ओआरआई उतना बेटर मेरे लिए। देखो यहाँ पे सपोज 3-4 ओआरआई है तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब बहुत सारे होते हैं, मेरा जितना ज्यादा होगा उतना मेरा कॉपी नंबर होगा, ठीक है। ओआरआई कंट्रोल्स द कॉपी नंबर।
कॉपी नंबर का मतलब होता है कि कितना बार ये जो ओरिजिन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना बार कॉपी होगा, कितना कॉपी उसका बनेगा, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर। देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दो तीन जगह पे है। देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, एक सिंपल सा सीक्वेंस होता है, ठीक है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो सपोज मेरा डीएनए है, यहाँ पे एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकता है, फिर थोड़ा दूर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं। ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है यहाँ पे क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा, उसी तरह से यहाँ पे कोई एक सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो हमको जितना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल जाएगा, देखो यहाँ पे हमको तीन, सपोज तीन मेरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो हम यहाँ पे एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाए, फिर इसी के साथ आसपास कहीं पे यहाँ पे एक और जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिए, है कि नहीं, होगा। और उसी तरह से यहाँ भी इसके आसपास जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिए। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे E1 का रिकॉग्निशन साइट होगा, या फिर कोई भी जो एंजाइम हम यूज करें, कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो भी यूज करें, उसका रिकॉग्निशन साइट जहाँ पे होगा वहाँ पे उसको पुट करेंगे, तो वो रिकॉग्निशन साइट वहाँ पे कट करेगा, वहाँ पे मेरा जाके क्या लग जाएगा, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। अब तो लोग सोच रहे हो कि एग्जैक्टली वहाँ पे मेरा यहाँ पे ORI भी होगा, वहाँ पे भी मेरा सीक्वेंस भी होगा, ऐसा कितना पॉसिबिलिटी है, बहुत पॉसिबिलिटी है। क्यों बोलो, क्योंकि ये सब बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये बहुत बड़ा है, ठीक है। डीएनए इसका स्ट्रक्चर जो है, एक डीएनए के अंदर 2 मीटर तक का तुम्हारा भरा हुआ है, तो ये बहुत, इसका स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोटाइड इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, बहुत बहुत छोटा, लेकिन ये पूरा एंटायर स्ट्रक्चर इसका बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे बिलियंस ऑफ बेस पेयर्स होते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि ये यहाँ पे तुमको इजीली कहीं ना कहीं पे आसपास में कहीं ना कहीं पे सीक्वेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हो पाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो, सब मेरा 3 और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो मेरा साइड्स कितने हैं, 3 है। अब अगर 3 साइड से तो 3 जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं। अभी जब एक बार रेप्लिकेट करेंगे, जब ये मेरा एक ही बार रेप्लिकेट किया, मतलब ये देखो, ये यहाँ से यहाँ एक बार रेप्लिकेट किया, जब ये एक बार रेप्लिकेट किया, लेकिन मैंने जीन कितना बार रेप्लिकेट किया, यहाँ पे सपोज मेरा 3 होगा, ठीक है। तो ये कितना बार रेप्लिकेट हो जाएगा, फिर से वो डबल हो जाएगा, यहाँ पे अगर 3 था तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या कंट्रोल करता है, कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, ठीक है। समझ में आया, ये हो गया हम लोग का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। जल्दी करो, इसको बना लो। सेकंड है सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर भी एक वेक्टर क्लोनिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर जो होता है वो होता है सिलेक्टेबल मार्कर। हर क्लोनिंग वेक्टर में एक सिलेक्टेबल मार्कर होना जरूरी है, एटलीस्ट वन, ठीक है। अब सिलेक्टेबल मार्कर होता क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर होता है कि हम लोग जैसे पढ़े थे कि देखो एक प्रॉब्लम अराइज होता है ना, कि हम लोग जब एक प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिए, तो वो उसमें क्लोन हो, मतलब उसके अंदर वो एक्सेप्टेड हुआ कि नहीं हुआ, ये हम लोग को पता नहीं चलता है। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग नहीं बता सकते कि वो ट्रांसफॉर्मेट है या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेट है, या फिर कॉम्बिनेट है या फिर नॉन कॉम्बिनेट है, ये नहीं बता सकते हम लोग, ठीक है। तो उसको बताने के लिए, उसको पहचानने के लिए हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज करते हैं। तो सिलेक्टेबल मार्कर किस काम में आते हैं, मतलब सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है कि वो बताता है कि वो एक्चुअली जो हम लोग का, इसको यूज किया जाता है एज ए टेक्निक, कि जो हम लोग का डीएनए, जो हम लोग या फिर जो भी जेनेटिक मटेरियल जिसको कि हम लोग अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डाले हैं, जो फैक्टर है मेरा, वो अभी रिकॉम्बिनेंट है या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। इसको बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर का अल्टीमेट काम क्या है, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, कि मेरा जो भी मेरा जेनेटिक मटेरियल है या फिर जो भी प्लाज्मिड वेक्टर जितने सारे भी हैं, इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मेट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेट, ठीक है। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स ओरिजिनली होते क्या है कि वो सब जितना भी हम लोग प्लाज्मिड वेक्टर्स यूज करते हैं, उन सब में वो होता है तुम्हारा एक सिलेक्टिव मार्कर होता है हमेशा जीन ऑफ, याद रखना, यूजुअली होता है जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसका क्या मतलब होता है, जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये एक सिलेक्टेबल मार्कर है, ज्यादातर में ये एक सिलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है। सपोज ये मेरा एक वेक्टर है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या डाले हैं कि एक मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, ठीक है, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ तक है, हम इसमें डालें। अब हमको पता नहीं कि इसमें एक्सेप्टेड
एक्सेप्टेड हुआ है मतलब ये यहाँ पे है कि नहीं हमको पता नहीं है, लेकिन हम डाल देंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्टेड हुआ है कि नहीं पता नहीं, इसको हमको कहाँ लेके जाना है, बैक्टीरियल सेल में लेके जाना है, बैक्टीरियल सेल में होस्ट सेल में लेके जाना है, फिर होस्ट सेल में हम लोग देखेंगे कि वो रिकॉम्बिनेंट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसको कैसे पहचाना जाता है, देखो हर जो भी प्लाज्मिड वेक्टर्स होते हैं, जितने तरह के वेक्टर होते हैं उनमें एक जीन ऐसा होता है कहीं ना कहीं पे, ठीक है, जो कि एक सिलेक्टेबल मार्कर के जैसे यूज किया जाता है। तो ये जो प्लाज्मिड वेक्टर्स है उनमें क्या पाया जाता है सिलेक्टेबल मार्कर के हिसाब से, ये एंटीबायोटिक, जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि ये देखो इसका नाम क्या इंडिकेट करता है, जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, जैसे कि तुम लोग को कभी भी किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उनको एंटीबायोटिक दिया जाता है खाने के लिए, ठीक है। क्यों, तुम्हारे अंदर जो बैक्टीरिया होगा वो फिर जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा, ठीक है, एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी कि कुछ कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं जिनके अंदर कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एक जीन होता है। क्या करता है वो जीन, जो एक जीन है, ठीक है, ये जीन क्या करता है, सपोज वो जीन मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये जीन है, इसको हम क्या बोलेंगे, जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जीन क्या प्रोड्यूस करता है, एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, किसके लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए। एंटीबायोटिक कितने तरह के होते हैं, बहुत तरह के एंटीबायोटिक होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स बहुत तरह के होते हैं, तुम लोग सबसे कॉमन नाम सुना होगा, क्या है वो, एम्पिसिलिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, ये सब कॉमन एंटीबायोटिक्स है। ये सब करते क्या है ना, तुमको अगर तुमको एंटीबायोटिक दिया जाए तो तुम्हारे अंदर जो बैक्टीरिया जो उनको मारेंगे, यानी कि टेट्रासाइक्लिन या फिर एम्पिसिलिन का काम क्या है, बैक्टीरिया को किल करना, ठीक है। तो जिस बॉडी में जिस भी बैक्टीरिया के अंदर ये रहेगा, अब देखो जिस बैक्टीरिया के अंदर ये रहेगा वो इस जीन का यूज करके एक एम्पिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन या फिर कोई भी एंटीबायोटिक के ऑपोजिट उसके खिलाफ क्या बना सकता है, एक रेजिस्टेंस बना सकता है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस बनाएगा उससे क्या होगा कि एम्पिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन या फिर कोई भी एंटीबायोटिक इसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सपोज ये मेरा जो जीन है ये किस चीज का जीन है बोलो तो सपोज ये मेरा टेट्रासाइक्लिन का जीन है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का मेरा जीन है, यानी कि ये अब जिसके अंदर रहेगा, ये जो प्लाज्मिड वेक्टर अब जिसके भी अंदर रहेगा, सपोज हम इसको कहां पे डाल रहे हैं, एक ये वेक्टर के किसी भी बैक्टीरिया के अंदर है, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो होता नहीं है, मतलब ये सर्कुलर डीएनए है उसका, ठीक है। अभी जो टेट्रासाइक्लिन इसके ये जो प्लाज्मिड है इसको हम यहां पे डाल रहे हैं, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और यहां पे क्या है मेरा, ये जो है मेरा जीन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है, टीटी स्मॉल, ठीक है। तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए ये मेरा जीन है यहाँ पे। अब क्या होगा कि अगर तुम यहाँ पे इसको एंटीबायोटिक दो, क्या टेट्रासाइक्लिन का एंटीबायोटिक दो, टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे डालो, इसके ऊपर इस बैक्टीरिया के ऊपर में टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो ये अगर ये इसके अंदर ये प्लाज्मिड वेक्टर इसके अंदर है नहीं तो ये मर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मिड वेक्टर है नहीं, और ये टेट्रासाइक्लिन का काम क्या है, ये इसको किल कर देगा, मतलब बैक्टीरिया को मारेगा, ठीक है। पर अगर तुम इसके अंदर क्या डाल दिए, ये प्लाज्मिड वेक्टर डाल दिए, ठीक है, और इसके अंदर मेरा क्या है, टेट्रासाइक्लिन है, तो क्या होगा कि ये टेट्रासाइक्लिन है, ये क्या करेगा कि यहाँ पे ये जो जीन है मेरा, ये टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस, ठीक है, ये जो जीन है वो क्या क्रिएट करेगा, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, किसके लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए। मतलब टेट्रासाइक्लिन अगर आया भी है तो इसको नहीं मार पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक प्लाज्मिड वेक्टर है जिसके अंदर क्या है मेरा टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा जिससे कि क्या होगा कि ये टेट्रासाइक्लिन इसको अभी और इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं क्या देखने के लिए कि मेरा कॉम्बिनेंट, मेरा जो प्लाज्मिड है वो कॉम्बिनेंट हुआ या फिर नॉन कॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट हुआ या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ। कैसे करेंगे, देखो ये जो हम यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट बना दिए हैं, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बना दिए हैं, ये यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि इसको जहां पे भी मेरा जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर जहां पे भी है, ये सिलेक्टेबल मार्कर है, अभी ये मेरा जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो मेरा सिलेक्टेबल मार्कर है, वहां पे इसको लगाएंगे। उससे क्या होगा कि
ये जो जीन ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर है या फिर जो हम लोग इसको बोल रहे हैं कि जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे नहीं डाल के हम कहाँ पे डाल रहे हैं उसको, इसमें डालेंगे। उससे क्या होगा कि ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब अब ये जो प्लाज्मिड है वो ये टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमने क्या लगा दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, तो इससे जो बनना था पहले टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस वो भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको लेके कहाँ पे डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। अब देखो अगर इसके अंदर डालेंगे हम लोग, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सपोज ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो देखो यहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, सपोज ये प्लाज्मिड फैक्टर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो वो क्या होगा, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन नहीं होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, मेरा क्या होगा यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो क्या नहीं बनेगा, टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस नहीं बनेगा। अगर टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस नहीं बनेगा तो इसके अंदर हम अगर क्या डालें, टेट्रासाइक्लिन डालें, तो ये बैक्टीरिया मरेगा कि बचेगा, मर जाएगा। अगर मर जाएगा तो हमको क्या पता चल गया कि ये जो बैक्टीरिया जो मेरा मर गया है वो क्या है, यहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्टेड है, मतलब यहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं, सपोज दूसरा केस ये है कि हम एक और सेल है जहाँ पे हम, ठीक है, इसको डाल दिए। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये प्लाज्मिड वेक्टर है मेरा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट हम अटैच करने की कोशिश किए, लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अटैच नहीं हुआ, ठीक है। अगर नहीं हुआ है यहाँ पे तो अटैच हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस होगा, जो जीन बनाता होगा तो वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होगा। तब तुम यहाँ पे क्या डालोगे, टेट्रासाइक्लिन डाल दोगे, तो उससे क्या होगा, ये बैक्टीरिया, ये जो पूरा मेरा एंटायर बैक्टीरिया वो मरेगा, नहीं मरेगा, ठीक है। अगर नहीं मरेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट